हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी में चैप्टर 1 to 3। ठीक है, तो एनसीईआरटी की ये सीरीज़ चल रही है जिसमें हम क्लास 6 की जो है पहले एनसीईआरटी कर रहे हैं और इसमें चैप्टर 1 to 3 का ये जो है सेकंड पार्ट है। आपको एक पार्ट ऑलरेडी मैं जो है करवा चुकी हूँ जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही मैं आप लोगों को बताते हुए चल रही हूँ कि जो चैप्टर 1 to 3 है, मतलब क्लास 6 की जो एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के 1, 2, 3 चैप्टर हैं, इसमें जो है किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर सीटेट पेपर 2 एसएसटी का रिजल्ट कम रहता है तो आधे लोगों को पता ही नहीं है कि क्वेश्चंस वो एनसीईआरटी, ये तो पता है कि एनसीईआरटी से आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है ये उनको पता नहीं है। तो अगर आप एनसीईआरटी को ये नहीं पता होगा कि आपके क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से इसके नोट्स बनाएं, तो आपका जो है बेकार है। ठीक है, अब इसमें जो है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो आपको नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करना है और किन टॉपिक से जो है बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अब क्वेश्चन जो है फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आता, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, कथन कारण बेस्ड क्वेश्चन आता है और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, वो आपको समझ में आता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिन लोगों का भी पेपर 2 एसएसटी है वो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप जो है इस बार चाहते हैं कि इसमें जो है एक आप अच्छा स्कोर करें। उससे पहले एक बात और मैं बता देती हूँ कि मैंने जो है अभी जो है मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि इन चैप्टर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये चैप्टर भी मैंने पूरा कंप्लीट करवा रखा है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के नाम से, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6, 7, 8 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज जो है पूरे जो है आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाया हुआ है। ठीक है, अगर वो चैप्टर्स नहीं आपने देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद जो है आप ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, जो नोट्स है मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, उसका लिंक जो है, प्लेलिस्ट का भी लिंक जो है मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ से जो है आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। और नोट्स के लिए, क्योंकि चैप्टर 1 to 3 के क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो ये नोट्स और वीडियोज़ दोनों ही मैं जो है टेलीग्राम पर शेयर करूँगी। कल से जो है स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप जो है टाइमली ये नोट्स लेकर पढ़ सकें। क्योंकि अभी जो है नोटिफिकेशन आया नहीं है, टाइम है, तो अभी आप लोगों के पास, क्योंकि एनसीईआरटी में पूरे अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है तो 6 क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास पूरा टोटल मिला के 9 बुक है। और अब ज़रूरी है कि अभी से आप करना स्टार्ट कर दें। मैं आपकी हेल्प करूंगी, आपको बताऊंगी किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, लेकिन बाकी सब आपको करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए टाइम पर, और ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पे जो है देखिए कथन दे दिया है, कथन और कारण। ठीक है, कथन और कारण दे दिया है। अब इसमें सीधा सीधा भी पूछ सकता था कि मकर रेखा में जो है, मकर रेखा वाला जो क्षेत्र है या मकर रेखा से जो दक्षिण ध्रुव वृत्त वाला जो क्षेत्र है उसका तापमान मध्य रहता है। अब उसमें ये भी बता दिया तापमान मध्य रहता है, तो क्यों रहता है उसका कारण भी आप लोगों को। तो यहाँ पे कहाँ एक क्वेश्चन अगर पूछता तो आप लोगों को कहीं ना कहीं आता तो ये आप सही भी कर लेते, लेकिन दूसरा अगर आपको क्लियर नहीं होगा, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो वो आप वहाँ पे गलत कर जाएंगे। मैं एक एक चीज़ जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी डायग्राम के थ्रू, थोड़ा सा बस बने रहिए, पेशेंस रखिए क्योंकि समझना है। तो देखिए मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त का जो क्षेत्र है उसके बीच वाला जो क्षेत्र है वहाँ का तापमान जो है मध्य रहता है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव के बीच के जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, उस क्षेत्र को जो है, उसके बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, ये भी, क्योंकि क्वेश्चन अगली बार कुछ भी आ सकता है। तो अब मैं आप लोगों को ले चलती हूँ डायग्राम पे। इसको आपको याद है, ये डायग्राम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और लोग जो है सिंपल सिंपल बस जो है इसको जो है याद करके छोड़ देते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, आपका कुछ भी इस डायग्राम से आ सकता है। तो इस डायग्राम को जो है मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, आज फिर समझाती हूँ आप लोगों को, जाकि जो लोग नए हैं उनको समझ में आ जाए। और हाँ, वो वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि मैं चैप्टर 1, 2, 3 के 2 पार्ट करवाई हूँ। 2 पार्ट में पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि अभी आप लोगों को क्या पूछा है कि मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वाला जो क्षेत्र है इसका तापमान जो है मध्य रहता है। तो बिल्कुल यहाँ का जो तापमान मध्य रहता है क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं यहाँ पर सीधे नहीं पड़ती, इसके जो है यहाँ पर
तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, तो सीधे कहाँ पर पड़ती हैं? तो कई बार जो है अगला क्वेश्चन ये भी आपका आ सकता है, कर्क रेखा और मकर रेखा वाले क्षेत्र को जो है क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र का जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसे जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और ये वही क्षेत्र है जहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो जो है सीधे सर के ऊपर पड़ती हैं। मतलब कि विषुवत रेखा पर जो है सबसे ज़्यादा तेज धूप होती है और यहाँ पे जो है बहुत अधिक तापमान होता है, जिसके कारण तापमान अधिक होने के कारण जो है वर्षा भी यहाँ पे अधिक होती है। इसीलिए जो है यहाँ पे इसके आसपास के जो क्षेत्रों पे उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। क्यों उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं? क्योंकि कर्क और मकर रेखा के जो क्षेत्र है इसे उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं और यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें सीधे सर के ऊपर होती हैं और इसीलिए ये क्षेत्र का तापमान बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, अभी आपको ये क्वेश्चन दिया है लेकिन अगली बार ये भी क्वेश्चन दे सकता था, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। ठीक है, बस बने रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको क्लियर किया कि आपका जो है ये वाला जो क्षेत्र है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो अभी क्वेश्चन पूछा है वो मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त की बात की है। तो मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त का जो क्षेत्र है यहाँ का तापमान मध्य हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें अब थोड़ी तिरछी हो जाती हैं, सीधे यहाँ पर पड़ती हैं, यहाँ पे तिरछी हो जाती हैं और यहाँ पे एकदम ही तिरछी हो जाती हैं, जिससे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक ठंडा होता है। ठीक है, तो मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त का जो क्षेत्र होता है ये पता होना चाहिए कि इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र है ये भी जो है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। दक्षिण में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तर में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है यहाँ का भी तापमान जो है मध्य रहता है, तापमान मध्य रहता है, यहाँ का भी तापमान मध्य रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है तिरछे पड़ती हैं। ठीक है, तिरछी पड़ती हैं इन दोनों ही क्षेत्र में। अभी क्वेश्चन आपका इस एरिया से बना है, अगली बार क्वेश्चन इस एरिया से भी दे सकता है, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बाकी रीज़न वही रहेगा। अब यहाँ पे जो है मध्य में रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। अगला जो है आपको तीसरा मैं समझा देती हूँ। तीसरा क्या है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ही चले गए। देखो तीसरा जो है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव का जो क्षेत्र है यहाँ पे जो है बहुत ही अधिक ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें एकदम तिरछी हो जाती हैं और यहाँ पर जो है तापमान नहीं पहुँचता है। सेम यही रीज़न यहाँ पर भी आता है। ठीक है, तो अब आप लोगों का ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, वो भी समझ लीजिए कि आ जाता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के क्षेत्र दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच का, देखो दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों के बीच का क्षेत्र दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक है, शीत कटिबंध से भी क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है क्या कि कर्क रेखा और मकर रेखा का जो है कितने अक्षांश पर है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री पर दक्षिणी अक्षांश पर जो है मकर रेखा है। उसी तरह से जो है उत्तर ध्रुव वृत्त जो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव जो है 90 डिग्री अक्षांश पर है, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री क्या है देशांतर पर, दक्षिण पर है। ठीक है, अक्षांश तो ये सभी हैं। और उसके बाद जो है आपका आ जाता है विषुवत वृत्त जो है 0 डिग्री पर है। तो अब यहाँ से आने वाले क्वेश्चन तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब मैं क्वेश्चन पर लेकर चलती हूँ। देखिए क्या था, मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्य रहता है। क्यों मध्य रहता है? क्योंकि मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का जो सूर्य है कभी भी सिर के ऊपर नहीं रहता, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। तो ये दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन समझाने में टाइम लगा काफ़ी, लेकिन अब इसके बाद जो है इससे आने वाले क्वेश्चन आपके एक भी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उत्तर ध्रुव वृत्त, ठीक है, उत्तर ध्रुव से आगे क्वेश्चन, उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र बहुत अधिक ठंडा होता है। तो
क्यों? क्योंकि ये उत्तर ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? शीत कटिबंध होता है। ठीक है, शीत कटिबंध होता है क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती है और कम ऊष्मा प्राप्त करती है। दोनों ही सही है। क्यों है ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये जो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जो कि यहीं से क्वेश्चंस बने हैं और आप लोगों को ऐसे तो ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ, सब माइंड में है और आप लोगों को चीज़ें मैं क्लियर भी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी देख लीजिए। उष्ण कटिबंध कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? तो मैंने बताया था कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर जो है सूर्य वर्ष में एक बार जो है दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, सूर्य दोपहर में ठीक सिर के ऊपर होता है एक बार, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, उष्ण कटिबंध सबसे अधिक। लेकिन कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का जो सूर्य है कभी भी सिर के ऊपर ठीक नहीं होगा। ठीक है, ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। कैसे होती हैं वो भी मैंने बताया। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त। आप लोगों को वो भी मैं दिखा देती हूँ एक बार, नहीं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं। ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिण ध्रुव के वृत्त मतलब बीच, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव के बीच, यहाँ पर जो है कभी भी सूर्य की किरणें, मतलब कि सूर्य की जो किरणें हैं सीधी नहीं पड़ती, सिर के ऊपर नहीं पड़ती, तिरछी होती हैं। ठीक है, और आगे क्या है? तो इसलिए यहाँ का तापमान जो है मध्य रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तर में तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिण में तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र है, मतलब 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाला जो अक्षांश है। ठीक है, इसी तरह से दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र बहुत ठंडा होता है, क्योंकि सूर्य की जो क्षितिज से ज़्यादा ही ऊपर नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे शीत कटिबंध होता है, इसलिए मौसम जो है यहाँ पे अधिक ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्पना करें कि यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से जो है बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाऊंगी, थोड़ा सा जो है आप लोग पेशेंस रखिएगा। देखिए, कल्पना करें कि यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर थोड़ा सा जो है कक्षीय समतल की ओर जो है झुकी हुई है। ठीक है, तभी तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। दिखाऊंगी अभी डायग्राम के थ्रू। पहले आप जो है ऑप्शन देखिए। प्रदीप्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाते? नहीं। प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाते? बिल्कुल। किसी भी क्षेत्र विशेष में कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता? बिल्कुल। किसी भी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसम परिवर्तन होता है? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से ये दो ऑप्शन करेक्ट हैं आप लोगों को पहले मैं समझा देती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा, 1 मिनट, दिख रहा है यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो पृथ्वी की गति है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को समझाने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को और भी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। पृथ्वी की जो गति है वो 2 प्रकार की होती है, एक घूर्णन गति होती है और एक परिक्रमण गति होती है। घूर्णन गति क्या होती है? ये जो है अक्ष है, ठीक है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर ही, क्योंकि जब वो अपने अक्ष पर ही घूमती है तो वो घूमने में 24 घंटे लेती है। ठीक है, तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो इस गति को जो है घूर्णन गति कहते हैं। लेकिन यही पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो इसे परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण में 365 दिन लगते हैं, 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, लेकिन हम सहूलियत के लिए 365 बोलते हैं और 4 साल बाद जो है 366 दिन हो जाता है। ठीक है, वो हम आगे समझेंगे, लेकिन 365 दिन लगते हैं। तो 1 साल में जो है परिक्रमण गति पूरी होती है, घूर्णन गति जो है 24 घंटे लगता है। ठीक है, जिसे जो घूर्णन गति है, क्योंकि 24 घंटे होता है तो उसी 24 घंटे में आपने देखा होगा कि दिन होता है और रात होती है। ठीक है, तो दिन और रात की घटना जो घटती है वो घूर्णन गति के कारण घटती है और इसी को दैनिक गति कहते हैं। परिक्रमण के कारण जो है मौसम में परिवर्तन होता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है। 1 मिनट, देखिए क्या बोला कि पृथ्वी जो है अगर अपने अक्ष पर जो कक्षीय समतल के तरफ जो है नहीं झुकी होती तो क्या होता? तो देखिए, आप यहाँ पे देखें, ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है।
ठीक है, ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है और ये अपनी धुरी पर अगर देखेंगे थोड़ी सी जो है झुकी हुई है और इसका ये झुकाव है कक्षीय समतल की तरफ जो है 66.5 डिग्री का जो है कोण बनाती है। क्वेश्चन में ये अगली बार पूछ सकता है। ठीक है, तो याद होना चाहिए आपको कि पृथ्वी अपनी कक्षीय समतल की ओर जो है क्या है, कक्षीय समतल के संबंध में अपनी धुरी पर जो है झुकी हुई है, जो कि 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। नहीं तो ये अपने लंब पर जो है, मतलब कि कक्षीय समतल पर जो झुकाव है, उसका झुकाव और उसका जो पृथ्वी के कक्षीय समतल पर जो लंब है, इसमें जो है 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो पृथ्वी की धुरी जो है, ये जो पृथ्वी की धुरी है एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये जो है पृथ्वी की धुरी जी, ये दिख रहा है ना, ये जो है एक काल्पनिक रेखा है जो अपने केंद्र से होकर दूसरे ध्रुवों तक जाती है, अपने केंद्र से एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इस दोनों के बीच जो है 23.5 डिग्री का कोण जो है, जो पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री के कोण पर तिरछी जो है इसी धुरी पर जो है पृथ्वी का घूर्णन होता है, इसी पर जो है इसका घूर्णन होता है। पृथ्वी का जो घूर्णन है ना, अपने अक्ष के कक्षीय समतल के संबंध में झुके होने के परिणामस्वरूप जो है, ये जो पृथ्वी का घूर्णन जो है अपने कक्षीय समतल के झुके होने के कारण जो है ऋतुओं में जो है परिवर्तन होता है। उसको आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगी, थोड़ा सा ये समझिएगा। देखिए कहाँ गया, पृथ्वी का अक्ष एक जो है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, इसके कक्षीय सतह से जो इसका कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। जो समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय, ये समतल पे जो कक्ष बनाया गया इसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ एक ही तरफ जो है सूर्य की रोशनी होती है। ठीक है, सूर्य की ओर वाले जो भाग है वहाँ पे रोशनी होगी, दिन होगा, और वही दूसरे भाग में जो है पूरा एकदम रात होगी। ठीक है, ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे कहते हैं प्रदीप्त वृत्त। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन, इसको भी मैं भी समझाती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए, तो प्रदीप्त वृत्त क्या कहलाता है? प्रदीप्त वृत्त जो है पृथ्वी पर जो है दिन और रात को विभाजित करता है, वो जो है प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। प्रदीप्त वृत्त के जो है साइड मतलब एक गोलार्ध में जो है सूरज की रोशनी पड़ेगी तो एक साइड जो है आपका दिन होगा और दूसरी साइड जो है पूरा का पूरा रात होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन जो है आप लोगों का था, कल्पना करें कि यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती। ठीक है, पृथ्वी जो है अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो उसके झुकने के कारण ही तो क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसका अर्थ अगर नहीं झुकी होती, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, झुके होने के कारण ही, क्योंकि अगर नहीं झुकी होती, झुके होने के कारण तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है, लेकिन अगर नहीं झुकी होती तो सबसे पहली बात तो मौसम में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, मैंने बताया ना ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है, उसके झुके होने के कारण, तो वो जो है मौसम में परिवर्तन नहीं होता। इसका अर्थ ये भी है कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो वो हमेशा एक ओर इंगित करती है, मतलब जब वो सूर्य की ओर परिक्रमा करेगी चारों ओर, तो सूर्य का एक भाग पर, ये मान लो ये सूरज है, ये पृथ्वी है, जब ये चारों तरफ परिक्रमा करेगी तो उसके जो जिस साइड जो है सूरज पड़ता है उसी साइड जो है क्या होगा कि रोशनी होगी। इसको समझने के लिए आपको मैं इधर लेकर चलती हूँ, इसके पूरे डायग्राम पर देखिए। हाँ, एक मिनट, कहाँ गया, हाँ, देखिए, जो पृथ्वी, ये सूरज है और ये पृथ्वी जो है परिक्रमा करती है, इस तरीके से जो है ये परिक्रमा करती है, और इस पूरे परिक्रमा के दौरान जो इसका परिक्रमण चलता रहता है, इस परिक्रमा के दौरान जो है वह हमेशा एक ओर जो है इंगित करता है, उसकी किरणें जो है एक ओर। तो सूर्य की किरणें जो है पूरे वर्ष जो है अलग अलग जगहों पे पड़ेगी, अलग अलग तरफ, अलग अलग स्थानों पर पड़ेगी, और उस तरीके से जो है मौसम में अलग अलग परिवर्तन होता है। कहने का मतलब सूर्य की किरणें मार्च में जो है अलग जगह पर होगी, वहीं पर जून में अलग जगह पे, दिसंबर में अलग जगह पे, और सितंबर में अलग जगह पे, और दिसंबर में जो है अलग जगह पर, जिसके कारण जो है ये परिवर्तन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो है अपने कक्षीय समतल से जो है इसका झुकाव है, अपनी धुरी पर झुकाव है। अगर ये नहीं होगा तो मौसम में परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, जैसे ये सूर्य है, सूर्य की तरफ अगर हमारा ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडिकेट किया हुआ है, तो सूर्य जब ये उसकी तरफ 21 जून को आएगा, जून में, तो उस टाइम पर जो है क्या होगा, जून के महीने में जो है सूरज जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, इस वाले गोलार्ध में। वहीं जो है ये वाला जो भाग है आपका पूरा का पूरा जो है यहाँ पे अंधेरा होगा। कहने का मतलब है कि अगर 21 जून को
21 जून के दौरान उत्तरी गोलार्ध में सूरज की किरणें होंगी। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के झुकाव के कारण जो है भूमध्य रेखा और उसके ऊपर, ये देखिए भूमध्य रेखा कौन सी है, ये वाला भूमध्य रेखा और उसके ऊपर सीधे गिरती हैं। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में जून ही के महीने में जो आपका ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये वाला एरिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस महीने में जो है सर्दियाँ होंगी। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधे नहीं गिरेंगी। कहीं आपका यहाँ पे जो है सीधे गिर रही हैं, वही जो है इस क्षेत्र में जो आपका सीधे नहीं गिर रही हैं। ठीक है, तो 21 जून को जो है वही जब सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में होगा तो यहाँ पे गर्मी होगी, और दूसरी जगह पर जो है 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में जो है सर्दी होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से जो है आगे अगर दक्षिणी गोलार्ध, अगर 22 दिसंबर की बात करें तो आप 22 दिसंबर को क्या देखेंगे कि जो सूर्य की किरणें हैं वो जो है दक्षिणी गोलार्ध में आ गई हैं। सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही हैं, वहीं उत्तरी गोलार्ध में जो है उस टाइम पे जो है क्या होगा, ठंडी होगी। तो आप लोगों ने देखा होगा दिसंबर के महीने में जहाँ आपका क्रिसमस डे मनाया जाता है, जहाँ मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे अगर क्रिसमस डे ठंडी के महीने में गर्मी के महीने मनाया जा रहा है, वहीं इंडिया में जो है ठंडी के महीने में पड़ता है। तो 22 दिसंबर में जो सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है, इसीलिए जो है उत्तरी गोलार्ध वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे जो है ठंडा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो पृथ्वी के घुमाव के कारण, पृथ्वी का चक्कर लगा, मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमता रहता है, इसी कारण जो है ये परिवर्तन देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है, देखिए सूर्य का, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य की परिक्रमा के कारण 21 जून को जो है सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं, तो इसे जो है उत्तर आयनात कहते हैं या उत्तरी आयन कहते हैं, या आप बोले तो इससे ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ने के कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है, तो इसे ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। और इसी के साथ जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है उस टाइम पे जो है दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध को जो है दक्षिणी आयनात कहा जाता है या ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु पाई जाती है। ठीक है, तो मौसम में परिवर्तन जो है परिक्रमण के कारण होता है, और ये क्यों होता है, क्योंकि ये अपने अक्ष पर जो है थोड़ी सी झुकी हुई है, आप ये देख सकते हैं। वहीं पर जो है सूर्य, अब कई बार जो है क्वेश्चन अलग तरीके से भी इसमें आते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 21 जून को, जून के महीने में जो है सूरज जो है उत्तरी गोलार्ध में होता है, इसलिए जो है यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है शीत ऋतु पाई जाती है। लेकिन 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है, जिस कारण जो है वहाँ पे जो है ग्रीष्म ऋतु हो जाती है दिसंबर में, और उत्तरी गोलार्ध में जो है शीत ऋतु होती है। तो ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो पृथ्वी पर जो है ऋतु में परिवर्तन जो होता है इसके धुरी पर झुकाव के कारण होता है, और ये झुकाव पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है, केवल उसी की वजह से जो है ये इंगित होता है। देखिए एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ, 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो विषुवत रेखा है उस पर जो है सीधे पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, लेकिन जो आपका यही है ना, ये जो चीज़ है आपका ऐसे प्रदीप्त वृत्त का, तो ये जो है विषुवत रेखा पर जो है सीधे पड़ती हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना जरूरी है। और इसी झुकाव के कारण जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है, मतलब धुरी पे झुकाव होने के कारण जो है ये सब मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और याद रखिएगा, अगर किसी भी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक तेज है तो दूसरी गोलार्ध में जो है उसकी तीव्रता अपने आप जो है कम हो जाती है, क्योंकि एक गोलार्ध में अगर धूप है तो दूसरी गोलार्ध में एक गोलार्ध में अगर गर्मी है तो दूसरी गोलार्ध में अपने आप जो है ठंडा होगा। ठीक है, क्यों, इसके झुकाव के कारण। ठीक है, इसके झुकाव के कारण, क्योंकि ये इसके ओर झुका हुआ है तो इधर जो है आपका ऑलरेडी वो ठंडा होगा। ये जो है तब बदलता है जब पृथ्वी घूमती है, इसलिए मौसम में परिवर्तन देखे जाते हैं। तो पृथ्वी की धुरी पर झुकी हुई है मौसम परिवर्तन के कारण। मौसम में परिवर्तन है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम करेंगे, पहले इसका आंसर आप कर लीजिए कि अगर हमारा ये कक्षीय समतल की ओर नहीं झुका होता तो प्रदीप्त वृत्त और अक्षांश रेखाएं जो एक दूसरे से मिल जाती और किसी भी क्षेत्र विशेष में परिवर्तन ही नहीं होता था। बी और सी करेक्ट है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, थर्ड ही क्वेश्चन अभी हमने किया है और काफ़ी टाइम हो गया है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, देखिए पृथ्वी पर ऋतुओं का घटित होना इस तथ्य के कारण होता है, पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। ऋतुओं का घटित होना, ऋतु में परिवर्तन क्यों होता है, पृथ्वी पे
पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। ठीक है, आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को डैश के रूप में जाना जाता है। सूर्य के चारों ओर जो गति होती है वो कौन सी गति होती है? परिक्रमण। और जो अक्ष पर अपने घूमती है वो कौन सी होती है? घूर्णन। तो यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत कम। किस दिन सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है? भूमध्य रेखा में बताया ना, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च तो दे रखा है, यहाँ पे 22 सितंबर दे रखा है, नहीं। तो यहाँ पे 21 मार्च जो है आपका जो है सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। पृथ्वी निम्नलिखित में से किस स्थिति में दिन और रात बराबर होता है? तो ये शायद मैंने नहीं बताया। हाँ, मैंने बताया ना, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। उस स्थिति को जो है विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुव। ये याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्योंकि ग्रीष्म आयन क्या कहलाता है? 21 जून को जब उत्तरी गोलार्ध में होता है, शीत आयन जब दक्षिणी गोलार्ध में होता है सूर्य की किरणें, और जब सूर्य की किरणें सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती हैं उसे विषुव कहा जाता है। और ये जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करने वाला वृत्त क्या कहलाता है? बताया था ना, दिन और रात को जो है आपका जो विभाजित करता है वो क्या कहलाता है? प्रदीप्त वृत्त। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? प्रदीप्त वृत्त। बस पहले समझा दिया, अब आप लोगों को बस जल्दी जल्दी इस क्वेश्चंस को कर लीजिए। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, सौर मंडल में सूर्य से जैसे जैसे दूर जाते हैं, ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। बिल्कुल, ग्रहों के द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की जो है जो टाइम है वो ज़्यादा लगता जाता है। ये बात तो सही है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि घटती है? बिल्कुल नहीं। ग्रहों का आकार क्रमशः घटता नहीं। सूर्य से जैसे जैसे आगे जाते हैं तो आपको दिखाऊंगी कि ग्रह भी बड़े होते जाते हैं। सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह जो गैस और तरल पदार्थ से बनते हैं? नहीं, तो चट्टानों से बने होते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। थोड़ा सा इसको समझिए क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा होगा, तो हमारा जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसी तरह से ग्रह भी जो है, सभी ग्रह जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य से जैसे जैसे दूर जाते हैं इन सब ग्रहों की जो ग्रह हैं जो ये सब बड़े होते चले जाते हैं, जैसे जैसे इससे दूर हटते चले जाते हैं। मतलब सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं इनकी अवधि भी, जैसे कि बुध जो है 58 डेज में पूरा कर रहा है, तो वहीं पर 108 दिन में शुक्र, तो इनकी अवधि भी बढ़ती चली जाती है और इन ग्रहों का आकार भी बढ़ता चला जाता है। ये क्लियर हो गया। अब सूर्य के पास वाले जो ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये जो है ये आपका बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये जो है आपका जो है याद रखिएगा चट्टानों से बने होते हैं। लेकिन इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण मतलब यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों ग्रह जो है आपके किससे बने होते हैं? ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सूर्य के पास वाले ग्रह जो है बहुत छोटे होते हैं। सूर्य से जो दूरी जैसे जैसे दूर होते जाते हैं वो ग्रह जो है बड़े बड़े होते जाते हैं। ठीक है, और जो ग्रह हैं सूर्य से जो ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं उनके तरफ जो है चारों तरफ छल्ले भी पाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। अब ये कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है इसको भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा 180 डिग्री, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैं ऐसे आप लोगों को बताऊँ ग्लोब पर, तो ये बीच में जो है आपका यहाँ से ये जो देशांतर रेखाएं हैं ना, इस तरीके से देशांतर रेखाएं, तो ये ग्रीनविच शहर है और ये जो है आपका प्रमुख यामोत्तर इसे बोला जाता है जो 0 डिग्री पर होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर पाया जाता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब में जो है पूर्वी देशांतर पाया जाता है। तो और ये जहाँ पे रेखा कटती हैं ये जो है प्रशांत महासागर, जब इसको दोनों को मिलाएंगे तो ये प्रशांत महासागर वाला जो है क्षेत्र होता है। ठीक है, प्रशांत महासागर का क्षेत्र होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताए हुए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड समय से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ पे भी देख लेते हैं। यदि 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 10 बज रहा है, पश्चिमी देशांतर की बात कर रहा है, ये जो है 0 डिग्री प्रमुख यामोत्तर है जो कि इंग्लैंड में ग्रीनविच नामक एक शहर है, वहाँ पर राजकीय वेधशाला है, वहाँ पर है ये। और ये 0 डिग्री अक्षांश पर 0 डिग्री देशांतर पर इसे प्रमुख यामोत्तर बोला जाता है। अब यहाँ पे जो है पश्चिम की ओर जो समय होगा इसके
ग्रीनविच के पश्चिम की ओर जो समय होगा वो जो है पीछे होता है, और इसके आगे जो समय होगा वो जो है आगे बढ़ जाता है, प्लस होता है। ठीक है, अब ये जो बोल रहा है कि 60 डिग्री पर 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 10 बजा है, मान लो 10 बजा है 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर में, तो ग्रीनविच पर कितना समय होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बता दूं कि 1 डिग्री 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लगता है, मतलब 60 मिनट लगते हैं। ठीक है, और अगर आपको ऐसे नहीं तो आपको ये एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। पृथ्वी जो है पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री जो है घूमती है, और इसको पूरा घूमने में जो है 360 डिग्री उसको 24 घंटे लगते हैं। तो 24 घंटे लगते हैं, इसी तरीके से जो है उसको जो है डिवाइड किया गया है। और ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जो हमारी पृथ्वी है 360 डिग्री जो है घूमने में 24 घंटे लेती है, मतलब 24 घंटे लेती है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना हो जाएगा, 360 को अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटा जो है 15 डिग्री पूरा करने में ले रही है। तो इसका मतलब है जो 60 है, 60 डिग्री अगर है तो ये कैसे निकालेंगे, 15 डिग्री 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है। ठीक है, तो 60 डिग्री कितने घंटे लेगी, तो इसको जो है हम 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 से डिवाइड 15 चौका 60, तो 4 घंटे हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो है मैंने क्या बताया कि ग्रीनविच शहर का जो है टाइम पूछा कि यहाँ पर क्या होगा, और मैंने ये बताया कि ग्रीनविच से जो है जो भी पश्चिम में जो टाइम होगा वो पीछे होता है। तो मतलब कि अगर 4 घंटा इसको लगा, 4 घंटा यहाँ पे निकल रहा है 60 डिग्री पर, तो अगर 10 बज रहा है तो 10 में हम 4 प्लस कर देंगे, क्योंकि हम जो है किधर जा रहे हैं, इधर पश्चिम से हम पूरब की ओर जा रहे हैं ना, तो 10 में 4 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बज जाएगा। तो 2 बजे जो होगा यहाँ का टाइम, तो यहाँ का इसका जो अपराह्न होगा 2 बजे का होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं एक बार इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का आता है। अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप कहाँ पर हैं, 0 डिग्री अक्षांश किसको बोलते हैं, विषुवत वृत्त को। उत्तरी ध्रुव वृत्त तो 23.5 डिग्री होता है उत्तरी अक्षांश, वहीं पर मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और दक्षिण ध्रुव जो होता है आपका 90 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री जो है दक्षिणी पर होता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए। देखिए, वह स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में है, ग्रीनविच के पश्चिम में, अभी मैंने बताया ना ग्रीनविच, ये ग्रीनविच है। ठीक है, इसके जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच के समय से जो है आगे होगा, जो स्थान पूर्व में है उनका समय पीछे होगा। क्या ये बात सही है, नहीं, गलत है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, बिल्कुल पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। बी जो है यहाँ पे सही है, और ए जो है आपका गलत है। तो देखिए कहाँ पर है, ए गलत बी सही, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अब इसको समझ लीजिए, वह स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे नहीं होगा, पीछे होगा, और ग्रीनविच के जो पूरब में है उसका समय जो है आगे होगा, इसीलिए इसमें समय प्लस होता है, इधर माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के ताप कटिबंध का अनुक्रम तरीके से रखा गया है। इसको मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अभी समझाया था, लेकिन एक बार और बता देती हूँ। उष्ण कटिबंधीय, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, ये सही है, या उष्ण कटिबंधीय, उत्तरी उत्तर शीतोष्ण कटिबंध, या शीत कटिबंध, ये भी सही है। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ये नहीं पहले आता है, तो ए और बी जो है करेक्ट है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंपल सी तरीका है, मैंने आप लोगों को इससे आने वाले हर क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपके गलत होंगे। सबसे पहले उष्ण कटिबंध आता है, फिर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, फिर उसके बाद जो है उत्तरी शीत कटिबंध आता है। इसी तरह से क्या आपका उष्ण कटिबंध आता है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। डिग्री को भी याद रखना है आपको, इनको भी याद रखना है। अब कोई डाउट है इन चैप्टर से तो आप जरूर पूछिएगा, मैं कमेंट करके बताइएगा। पूरी कोशिश थी कि आपको अच्छे से क्लियर कर दूं, लेकिन अभी भी जो आपका पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसके कारण क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो वाला पॉइंट अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने टाइम तो लिया, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी। अगर कहीं पर डाउट लगता है तो ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा उस टॉपिक को कराऊंगी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और मेरी कोशिश है कि आप लोगों के SST में जो है कहीं पर भी आप लोग जो है SST में लैक ना हो, कहीं पर भी आपके मार्क्स ना कटें। और पूरा ये क्लासेस पूरा आपकी जो है NCERT यहाँ पे मैं सीरीज़ जो है पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही हूँ। बस आपको काम है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ से जो है मैं गाइड करूँगी, आप बस जो है उस तरीके से करते जाइए। डेफिनेटली आप CTET में एक अच्छा स्कोर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा ये सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। ऑल द बेस्ट।